नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे कोरोना के बढ़ते खतरे की। दरअसल प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 29 दिसंबर को रिकॉर्ड 72 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे अधिक मरीज इंदौर में सामने आए हैं। इंदौर में 29 दिसंबर को 55 नए मामले सामने आए। वहीं सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। दूसरी तरफ नए साल पर किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसको लेकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ऐसे में आज का सवाल यही है कि क्या केवल अब लोगों को जागरूक करने से, उनसे अपील करने से बात बन जाएगी, या नए साल के जश्न को रोकना फिलहाल अहम हो जाता है, क्योंकि एक दिन में ही डबल होते हुए केस नजर आ रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। प्रदेश के कई जिलों में नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 72 नए केस मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 359 के पार पहुंच चुकी है। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा केस इंदौर शहर से सामने आए हैं, जहां पिछले 24 घंटे में संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। यहां कोरोना के 55 नए मरीज मिले हैं, जिसकी वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या 210 के पार हो चुकी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में 7 नए संक्रमित मिले हैं। जिस तेज गति से 2 दिनों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उसने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सरकार की पर्याप्त व्यवस्था है। आज ही माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि लगभग 13,000 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था मध्य प्रदेश में, ऑक्सीजन का भंडारण है, ऑक्सीजन का स्टोरेज है, दवा इंजेक्शन, सब पर्याप्त व्यवस्था है। पर उसकी सबसे पहले यदि हम सजगता और सतर्कता बरतें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, तो शायद इस तीसरी लहर की आशंका का या इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। सरकार लगातार तैयारियों को लेकर दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के इन दावों को दिखावा बताया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जीनोम साइंसेस की जो मशीन होनी चाहिए, वो जो उपलब्ध करानी चाहिए, वो अभी तक नहीं कराई गई। केंद्र शासन को इनको लिखना चाहिए, और WHO की जो बहुत पहले जो भविष्यवाणी थी वो सत्य होती जा रही है। इसमें हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी ने भी इस पर काफ़ी आवाज़ उठाई थी और सचेत रहने के लिए कहा था, सरकार को आगाह किया था। पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आयोजन पे आयोजन प्रायोजित करती चली जा रही है, पर उनको जनता की बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। कोरोना की रफ्तार इस बात से लगाई जा सकती है कि बीते 7 दिनों में प्रदेश में कोरोना 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जानकारों की माने तो सरकार की तैयारियों के अलग लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना होगा, तभी हम कोरोना की इस रफ्तार को रोक पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो अब जो डबलिंग रेट है वो डरा रहा है, खासकर दिल्ली में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से केस बढ़े और इंदौर में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, ये डराने वाली स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद जी, शुरुआत आपसे ही। अब तो इंदौर में तो एक तरीके से इसे विस्फोट कहा जाएगा सर, 55 केस मिल गए हैं। अभी भी जो हमारी रणनीति है, आपको लगता है सही है कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप नया साल मत मनाइए? आपको लगता है लोग मान जाएंगे इतना भर कहने से? क्योंकि हनुवंतिया पर देखिए जाकर सर भीड़ लगी हुई है, भोपाल के जहां पर बड़ा तालाब, यहां पर आकर देखिए भीड़ लगी हुई है, मास्क नहीं है चेहरों पर लोगों के। तो ये अपील अब काम आ रही है, आपको लग रहा है? नहीं, अपील देखिए, जनता को भी ये स्वयं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सरकार अपने निश्चित कदम स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जाए और उसकी तैयारियों को लेकर हम निश्चिंत हैं, और सरकार अपने मातहत कर्मचारियों को और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रही है कि हमारी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य अमले की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी ना हो। और जागरूकता अभियान तो निरंतर चलना ही चाहिए। मुझे लगता है कि जनता जागरूकता और लोगों से अपील करना, ये दोनों अलग अलग चीजें सर। लोग जागरूक हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? आप लोगों ने कहा कि हम जुर्माना लगाएंगे, लेकिन अभी देखिए भोपाल में ही कितनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, कितने लोगों का जुर्माना हो रहा है वहां पर? अच्छा, इसमें मैं लोकेंद्र जी मैं आपसे भी ये मैं पूछना चाहता हूं कि मैं किसी अगर कानून के दायरे में आ रहा हूं या किसी प्रोटोकॉल के दायरे में आ रहा हूं, तो मुझे स्वयं समझना होगा
कि ये मेरी जीवन की सुरक्षा के लिए है, मेरे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है। मुझे स्वयं उसके लिए सजग रहना होगा, मुझे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वो तो सारी सरकार तो अपनी तैयारियां करेगी ही, और निश्चित तौर पर जो जैसे अभी प्रतिबंध नाइट कर्फ्यू का विषय आया, तो हमारे कुछ ही लोगों ने अभी उसका विरोध भी शुरू किया। तो नाइट कर्फ्यू किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, वो तो जनता की सुरक्षा के लिए है कि जनता उससे तैयारियां क्या है अभी सरकार की? सर बताइए, कितने बेड मध्य प्रदेश में तैयार हो गए हैं? ऑक्सीजन की क्या स्थिति है अभी? दवाइयों को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अभी तक, क्योंकि अब ये अहम हो जाता है। लोकेंद्र जी, जैसे यह पूर्व में ही विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट्स ने ये आशंका जताई थी कि तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट जो स्थापित हो गए हैं उनको पूरी तरीके से टेस्ट किया गया। ड्राई रन की उनकी गुणवत्ता ऑक्सीजन की कैसी है, सारी उसकी गुणवत्ता पे पूरी जांच परख करने के बाद हम सरकार प्रयास कर रही है। जो जीवन मूलक दवाएं हैं जो कोरोना के काम आ रही हैं, वो दवाइयों का अस्पतालों तक कैसे पहुंच जाए उसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बेड हैं हमारे पास, ऑक्सीजन प्लांट कितने चल रहे हैं, इनकी क्वांटिटी क्या है, कितना ये डिलीवर कर सकते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है सर, क्योंकि केस का जो डबलिंग रेट देखने को मिला, 44% केस बढ़े हैं एक दिन में। ये तैयारियां ऐसा ना हो कम पड़ जाएं फिर। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे हर अस्पतालों में आईसीयू बेड स्थापित किए गए हैं, जितनी एक क्षमता अनुसार, जितनी क्षमता से अत्यधिक करने का प्रयास है। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बेड इमरजेंसी यूज के लिए कोविड मरीजों के लिए रखे हैं। हर जिलों में ऐसी व्यवस्था करने का सरकार ने पूरी प्लानिंग की है और उसकी व्यवस्था हो चुकी है। डॉक्टर अभिजीत जी, एक सवाल यह है, WHO ने चेतावनी दी है कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पहले से ही बहुत प्रेशर में है और काफी खींचकर हम उसका इस्तेमाल पिछले 2 साल से कर रहे हैं, और ये पूरी दुनिया की बात है सर, भारत की बात नहीं है। और एक चेतावनी ये है कि जो डेल्टा और ओमिक्रॉन ये वेरिएंट है, ये आने वाले दिनों में तबाही मचा सकता है। अमेरिका में केस 4 लाख के ऊपर चले गए हैं, जर्मनी फ्रांस में भी यही हाल है। यहाँ की पॉपुलेशन तो भारत से सर बहुत कम है, तो फिर भारत के लिए क्या संकेत वहां से मिल रहे हैं? देखिए, आपके सवाल को 2 पार्ट्स में मैं आंसर करना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये वायरस कितना तबाही मचा सकता है। फिलहाल जहां तक ये देखा गया है, साउथ अफ्रीका में भी जहां पे फिलहाल वैक्सीनेशन का परसेंटेज लेस देन 10% था, वहां पे भी ये वायरस काफी तेजी से फैला जरूर, लेकिन उसने डेथ के मामले में बहुत ज्यादा कम स्कोर किया। 1% से कम लोगों में डेथ थी। हम इतना कम परसेंटेज तो उन लोगों का भी मान सकते हैं जो कि शारीरिक रूप से काफी ज्यादा तरह से बीमार रहे होंगे, यानी कोई ना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले, किडनी फेलियर वाले, या फिर ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई शुगर या बीपी रही हो। दूसरी चीज की बात मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, हमारा जो स्वास्थ्य का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपने कहा कि काफी ज्यादा लचर है और उसको काफी ज्यादा खींच तान के काम कर रहे हैं। इस बात पे मैं आपसे पूरी तरह अग्री करूंगा, क्योंकि अभी तक हमारे को, अब देखा जाए तो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, जनवरी में 2020 में पहला केस भारत में आया था। बिल्कुल। उसके बाद आज जनवरी 2022 आने वाली है। लेकिन अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम की बात करें तो प्रदेश से लेकर के इंडिया के लेवल तक, अपने नेशनल लेवल तक कोई ऐसी ठोस रणनीति हमको नहीं दिखाई देती है। हम जब जब हमें प्यास लगती है तब तक कुआं खोदने की बात करते हैं। ऑक्सीजन की जब प्रॉब्लम आई तब कहीं हमने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें हैं कि नहीं, ट्रक से लेकर के ऑक्सीजन प्लांट से लेकर के बातचीत करी। हमीदिया में आग लग जाती है, उसके बाद हम बातचीत करना चालू करते हैं कि फायर एनओसी आपके सभी हॉस्पिटल्स में है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति बहुत ही खराब है। हम टेक्निकल मामले में, चलिए आपने बहुत अच्छा कर दिया होगा कि अगर ऑक्सीजन प्लांट एस्टेब्लिश कर दिए साहब, बहुत अच्छी बात करी। आपने दवाइयां उपलब्ध कर दी साहब, बहुत अच्छी बात करी। लेकिन वो लोग जो इनको चलाते हैं, यानी टेक्नीशियन, या फिर ये मैं कहूं कि जो डॉक्टर्स इलाज को नियंत्रित करते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए आपने क्या किया? हालत ये है कि जो नीट की परीक्षा आपकी जनवरी में हो जानी चाहिए थी, पहले ही डिले होकर अप्रैल में होने जा रही थी, आपने तब उसको पोस्टपोन करके सितंबर में कराया, 15 दिन में रिजल्ट भी दे दिया। लेकिन आज फिर 4-5 महीने होने जा रहे हैं। नए डॉक्टर्स जिनकी अपॉइंटमेंट वहां पे हो चुकी होती, एज अ जूनियर डॉक्टर, मिनिमम वेजेस पे, मिनिमम स्टाइपेंड पे, जो कि हर एक जगह
फ्रंट लाइन बन के काम करते, आज उसकी संख्या हमारे पास नहीं है और तीसरी वेव हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। हम रोज देख रहे हैं आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं बढ़ रहे हैं। संविदा के नाम पे जिन डॉक्टर्स को हमने रखा था, चाहे सैंपल कलेक्शन से लेकर के बाकी मॉनिटरिंग के लिए, उनकी बीच में छुट्टी कर दी गई क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो उन्हें लात मार के भगा दिया गया। भाई जब तक हमारा ये एटीट्यूड रहेगा कि जब जरूरत पड़े तो डॉक्टर को बुला लो और जब नहीं जरूरत पड़े तो उसको भगा दो, तो ऐसा ही रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर को संभालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैन पावर। आपकी नर्सिंग स्टाफ वहां है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन उस लेवल की हो रही है कि नहीं, सीटी स्कैन की मशीन सब जगह है कि नहीं, वो फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन इन सब से मुद्दा हटा करके ले जाया जाता है कि हमने भाई ऑक्सीजन प्लांट बना दिए कि नहीं। तीसरी वेव में मरीज इतना सीवियर लकीली नहीं हो रहा है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, पर उसको डॉक्टर की जरूरत जरूर होगी। उस डॉक्टर की व्यवस्था आप कैसे जमाने वाले हैं, कृपया करके इस पर सोचिए। आज की तारीख में जैसे सरकारी नौकरी में आदमी क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसको आगे चल के पेंशन मिलेगी, लेकिन सरकारी डॉक्टर बनने के लिए आज भी इतनी वैकेंसियां खाली क्यों हैं? आज आपके पीएचसी पे क्यों नहीं खर्चा करा गया, उसको स्ट्रांग क्यों नहीं बनाया गया? आदमी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी क्यों आना पड़े, मेडिकल कॉलेज भी क्यों आना पड़े, गांव वाले को शहर भी क्यों आना पड़े? आपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर जगह जगह डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग बना के खड़े कर दिए। आज की तारीख में उसमें लगा हुआ बिस्तर भी कहां गया, उसमें कंप्यूटर भी लगा था, उसमें बेडशीट भी आई थी, वो कहां गई किसी को नहीं पता। बस आप चाहते हैं कि डॉक्टर वहां पे इधर उधर घूम घूम के फ्री में सर्विसेज दे दे, लेकिन हेल्थ स्ट्रक्चर हम स्ट्रांग नहीं करना चाहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, हम उन चीजों के पीछे पड़ें जो वाकई में मायने रखेगी। आज आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट तो बनवा दिए, लेकिन उस प्लांट के आसपास एक्सप्लोजन से प्रिवेंट करने के लिए क्या चीजें हैं? ऑक्सीजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? जगह जगह आपने शहर में छोटे छोटे बम लगवा दिए एक तरह से। अगर उसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई तो हमारी फायर ब्रिगेड घूमते घूमते परेशान हो जाएगी। वही मरीज जिनके लिए आपने ऑक्सीजन लगवाई है वो जलते हुए पाए जाएंगे, जैसा हमीदिया में देखा गया था। वहां शॉर्ट सर्किट से हुआ था, आगे चल के कोई ऑक्सीजन प्लांट में होगा। तो एक पूरा केयर प्लान तैयार होना चाहिए। आज क्यों हमारे प्रदेश का एक भी सरकारी हॉस्पिटल एनएबीएच से मान्यता प्राप्त नहीं है? ले देके आजादी के बाद पहला हमारा जो था, जबलपुर के 2 सेंटर्स पहली बार एनक्यूएस का सर्टिफिकेट ले पाए, क्यों हम बाकी हॉस्पिटल में नहीं जा पाए? अगर हम जाते तो जो रिपोर्ट आई अभी सर कुछ दिन पहले, उसमें भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे। फिरोज सिद्दीकी जी, सवाल फिर यही है कि हेल्थ सिस्टम पर जो हमें केस दिखाई दे रहे हैं विदेशों में, अभी 4 लाख अमेरिका में सामने आ रहे हैं और वहां के बनस्पत पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हालांकि एक राहत वाली खबर यही है कि डेथ रेशियो अभी भी स्थिर है, कम है पहले के मुकाबले जितने केस सामने आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद क्या तैयारियां फिलहाल आपको दिखाई दे रही हैं सरकार की? देखिए, हम कांग्रेस हमेशा से, लोकेंद्र जी, ये बात करती आई कि एक सरकार जो है व्हाइट पेपर पब्लिश करे, एक व्हाइट पेपर जारी हो, जिससे जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जब आप व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे तो विपक्ष को, लोगों को भी ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन प्लांट है तो क्या उसका ऑपरेटर है। आप यहाँ जेपी हॉस्पिटल में चलिए भोपाल के, आपको ऑपरेटर नहीं मिलेगा जो ऑक्सीजन प्लांट का है। उसमें काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन कौन सी दवाइयां हैं, नहीं है, कोई चीज का कोई पता नहीं है। रतलाम का और भी अभी जो हमारे नेबरिंग जो दूसरी स्टेट्स को, जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कनेक्ट करते हैं, आधे से ज्यादा में हमारे 36 तो जिले ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिसमें अपनी सिटी स्कैन मशीन ही नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, डॉक्टरों के 3-4 हजार पद खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारे पद खाली, 450-500 हम भर के गए थे कांग्रेस के जमाने में, उसमें से भी कई छोड़ के 400-450 बचे हैं। यानी 4,500 के करीब तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। मध्य प्रदेश की हेल्थ व्यवस्था की तो नीति आयोग रिपोर्ट खोल चुका है। तो अगर ये स्थितियां रहेंगी तो आप कैसे लड़ पाएंगे? और एक चीज मैं बोलूं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जब वायरस लोड बढ़ता है तो वो अपना जो है म्यूटेशन होता है उसमें, और भारत में जब ये म्यूटेट होगा जो वायरस है हमारा, तो ये कौन सा रूप लेगा इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्या कर देगा ये भी नहीं कह सकते। और अभी भी हम लोग किसी भी तरीके से रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से हम लोग है ना
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं। अभी नाइट कर्फ्यू है, लेकिन उस तरीके से कोई भी लोग भी सतर्क नहीं है। लोगों की भी गलती है और प्रशासन की भी गलती है, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं हमारे स्टेटों में बॉर्डर्स पे कहीं चेकिंग नहीं हो रही है कि कोई हमारी स्टेट में अंदर आ रहा है तो हम उसको चेक कर लें और रैपिड टेस्ट ही कर लें, ये भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। यानी अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं, काम की कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। प्रहलाद जी, कई सवाल खड़े हो गए हैं डॉक्टर साहब की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जवाब दीजिए सर। कह देना बहुत आसान है कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कई क्वेश्चन मार्क हैं सर उन तैयारियों पर। ठीक है, मैं अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तैयारियों का स्टॉक, जैसे उन्होंने कहा कि अभी कई गैस प्लांट पे ऑपरेटर नहीं है, तो मेरी जानकारी के अनुसार जो है अगर पिछले दिनों ड्राई रन करवाए गए थे तो उनको विद ऑपरेटरों के साथ ही करवाए गए थे। और रही बात इसकी तैयारियों को लेकर, तो हमारी पूरी तैयारी है। और अभी जिस हिसाब से मध्य प्रदेश ने कोविड की जो वैक्सीन लगवाई, 10,22,78,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन भी करवाया है। और सरकार की सजगता, सरकार के एक प्रतिबद्धता के साथ, और अभी जो 3 जनवरी से हम किशोर अवस्था के बालकों को लगाने वाले हैं, वैक्सीन लगवाने की तैयारी है, उसकी सारी तैयारियां, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है कोरोना से लड़ने के लिए, और मुझे लगता है कि उसके लिए हम तैयार भी हैं। हमारी सरकार ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। अब आपको लगता है कि परमानेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम से कम 2 साल बाद तो अब हमें सोचना चाहिए, वो संविदा वाला काम अब ना हो कि बाद में वो कहें कि हमें पक्का कीजिए, फिर वही बात है कि आपकी जरूरत नहीं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है सर, ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो परमानेंट काम हो अब इस चीज पर, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि वायरस के साथ हमें रहना पड़ सकता है अगले कुछ साल, तो काम भी परमानेंट करना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पे अगर इस प्रकार की, जैसे अभी मुझे लगता है, जैसे आपने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का विषय बोला, तो जब उनकी भर्ती भी की जा रही तो उस पर निश्चित तौर पर उनका जो एग्रीमेंट के स्तर पर था कि हम इतने दिनों के लिए सेवाएं ले रहे हैं, वो तो इसमें कोई सरकार ने छुपा के तो कोई काम किया नहीं है। और अगर उनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य उनके स्तर की जो भर्तियां की जा रही हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 10 अंक देने की भी व्यवस्था बनाई है कि जो हम स्थायी नियुक्तियां करेंगे तो उनमें हम आपको वेटेज देंगे। और निश्चित तौर पे आपकी दी गई सेवाएं अमूल्य हैं, उनका कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, और आने वाले समय में हम आपको नौकरियों में उसका हम आपको लाभ भी देंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की चिंता भी की है, और उनको जो उनके मान सम्मान का विषय है उसकी भी चिंता की है। अभिजीत जी, एक अहम सवाल अब यहाँ पर यह आ जाता है कि अब हमारे देश में 1000 केस तो सर मिल चुके हैं ओमिक्रॉन के, लगभग दुनिया में तो और ज्यादा इसकी संख्या है। क्या हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि कम से कम एक डिफाइंड जो हमें दवाइयां देनी है उसको लेकर तो एक सेंट्रलाइज हम तैयारियां करें कि इस हिसाब से इलाज करना, या अभी इसे रिसर्च करने में कुछ और समय लग सकता है ताकि हम एक इस निश्चित तौर पर तो पहुंच सकें कि हाँ ये दवाइयां हैं जो इस वायरस में काम कर सकती हैं फिलहाल? देखिए, जो वायरस लगातार रूप बदलता है उसके अगेंस्ट में कोई भी एक सिंगल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश करने में हम फेल रहते हैं हमेशा। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की यदि बातचीत करी जाए तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जरूर बना दी गई थी, लेकिन हर साल उसको एक नए तरह की वैक्सीन में अपग्रेड करना पड़ता है और एक ही वैक्सीन को हम लगातार यूज नहीं कर सकते हैं। कोविड के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिस वजह से 2 टाइम वैक्सीनेटेड लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, और फिलहाल हम उसी वैक्सीन के बेस पे बूस्टर डोज की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर दवाइयों के बारे में बातचीत करी जाए तो कोविड से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां अभी तक आई थी वो उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए थी, ना कि कोविड के वायरस को मारने के लिए थी। कोविड के वायरस को मारने के हिसाब से फिलहाल अभी तक 1-2 एंटीवायरस जरूर अप्रूव किए गए हैं, लेकिन अगेन फिलहाल उसको पूरे में लागू किया जा सकता है कि नहीं, ये बात पे अभी भी क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक, एक चीज और सर डॉक्टर साहब यहां पर सवाल उठता है, जो अब कहा जा रहा है दुनिया के बारे में भी, और खासकर जो वैक्सीन निर्माता कुछ बड़ी कंपनियां हैं उनको लेकर अभी एक रिपोर्ट छपी थी
कि बहुत कम कीमत पर यह वैक्सीन बन रही है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका एक प्रस्ताव भी लेकर गया कि जो इसमें नियम कायदे हैं उनको थोड़ा शिथिल कर दिया जाए ताकि जो गरीब देश है वहाँ तक भी वैक्सीन पहुँच जाए। क्या अब यह हाई टाइम नहीं है कि इन दवाई कंपनियों पर भी या वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर भी कुछ दबाव बने ताकि ये वैक्सीन कम से कम सब तक पहुंच पाए और इस खतरे को हम टाल पाएं? क्योंकि ये कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि अगर ये सब तक नहीं पहुंचेगी वैक्सीन तो ये वायरस घूमता रहेगा, म्यूटेट करता रहेगा और सारी कोशिशें फिर कामयाब नहीं हो पाएंगी और वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है इनकी बल्ले बल्ले होती रहेगी। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। आपको यदि याद हो तो रेमडेसिविर के बारे में जब खूब ज़्यादा किल्लत मची हुई थी तब उस समय हिमाचल की एक कंपनी थी जिसके ऊपर केवल उसको लाइसेंस था एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया में वो अपनी दवाई बेचने के लिए उसको परमिशन नहीं थी। हमने काफ़ी आवाज़ भी उठाई थी, हालांकि फिर तब तक रेमडेसिविर की धीरे धीरे से मांग कम भी होती चली गई थी। पर ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लॉज को हमें कहीं ना कहीं देखना ही चाहिए। कहीं ना कहीं चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स हो, उसकी कीमत हो, इस सब को रेगुलेट करना चाहिए। अगर ये रेगुलेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देगा। गरीब कंट्रीज को जैसे हिंदुस्तान लगातार मदद करता जा रहा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या बाकी और अफ्रीकन कंट्रीज हो, इंडिया ने काफ़ी जगह वैक्सीन फ्री में पहुंचाई है। इसके पीछे दो लाभ हैं। एक, ओवरऑल जो सबको दिखाई देता है कि नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, तो जैसे फिलहाल साउथ अफ्रीका से ओरिजिन होकर ये केसेस फैले हैं वैसे हमें पहले ही पता चल जाएगा या फिर शायद ना ही फैले हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि इंडिया के इंटरनेशनल जो टाइज हैं वो मजबूत होते जाते हैं। इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर धीरे धीरे लोग देखने लगते हैं कि इंडिया खुद इतना मजबूत है कि दूसरों की मदद करी जाए। तो कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके पीछे जो नियम कायदे कानून है या जो रिएक्शन टाइम इतना स्लो कर दिया गया है उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो एफिशिएंसी और गुड गवर्नेंस की जो बात है वो इन सब चीजों में लागू होती है कि आप किस तरह से सही मौके के हिसाब से अडेप्ट होकर तुरंत एक्शन ले लें। एक और अहम चीज हो जाती है सर, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं और आप लोगों पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब मामले बढ़ते हैं। अभी भी चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि समय पर ही चुनाव होंगे और जब पिछली वेव आ रही थी तब भी चुनाव थे, तब चुनाव आयोग को विलन के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन अभी भी सर चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है हमारे देश में। ये क्या सही है? क्योंकि डॉक्टर्स पर इतना दबाव, फिर इकोनॉमी पर इतना दबाव, लेकिन चुनाव क्या जरूरी है अभी इस समय में? साहब मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में इंडिया को जब हम यूपीआई पेमेंट तक इतना ज़्यादा विकसित कर सकते हैं तो चुनाव को भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा विकसित कर देना चाहिए था कि नॉन कॉन्टैक्ट मेथड से ही चुनाव और उसकी पोलिंग हो जानी चाहिए थी। रही बात कि इस समय अभी ओमाइक्रॉन तो कुछ दिन से आया है ना, दिसंबर में तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। कहीं ना कहीं जैसे ही इसका जब वेव खत्म हो गई थी हमारे पास, सेकेंड वेव से हम कंफर्टेबल हो गए थे, जब हमने सारी चीज़ें खोल दी गई थी, तब क्यों नहीं आपने इलेक्शन करवा लिए। तो इलेक्शन होना नहीं होना तो अब ये पॉलिटिकल एजेंडा है। आप क्यों अपने फेवर में उसको करवाना चाहते थे या डिले करवाना चाहते थे, इसके बारे में मैं कमेंट करने वाला बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मुझे नहीं कमेंट करना चाहिए। पर हाँ, आपके पास जब आपने सभी चीज पे से रूल्स और रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे तब उस समय आप या माननीय इलेक्शन कमीशन या माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार या जो भी हैं, उस समय आप क्यों नहीं जाके आपने इलेक्शंस करवा दिए? उस समय से अभी तक डिले होने का मौका क्यों आया? और जब ये ओमाइक्रॉन की दस्तक पहले ही हो गई थी, कंट्री ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं किए। ये हाई टाइम नहीं है सर कि हम इस तरफ देखें? अभी रैलियां हो रही हैं लगातार। प्रहलाद जी, चुनाव को लेकर क्या एक मत नहीं होना चाहिए सभी पार्टियों को? क्यों नहीं जाते हैं चुनाव आयोग के पास कि अभी चुनाव नहीं चाहिए हम लोगों को? देखिए, सरकार, अगर मुझे लगता है कि आप किस राज्य के, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूं, उसमें ओवरऑल चुनाव अगर देखिए निश्चित अगर तिथि है कि चुनाव हो रहे हैं तो वो निर्वाचन आयोग का मामला है कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवा रहा है। वो तो सब देखता है कि अभी वर्तमान में उस प्रदेश की, उस देश की स्थितियां क्या है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर और राजनीतिक सामाजिक स्थितियां क्या हो। अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि चुनाव नहीं करवाना तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। निर्वाचन आयोग तो ये कह रहा है कि कोई आए तो सही, पॉलिटिकल पार्टीज ये कहें कि हम नहीं चुनाव चाहते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, क्यों नहीं जाती है कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास कि उत्तर प्रदेश में मत कराइए चुनाव, आप और जगह मत कराइए, अभी मामले बढ़ेंगे।
देखिए ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो ये चुनाव आयोग को निर्णय लेना है, हमारे यहाँ संविधान प्रदत्त व्यवस्था है। आप लोग कह तो सकते हैं जाकर सर कि अभी मार्च के बाद स्वतः ही जो है विधानसभाएं जो है भंग हो जाएंगी, नई सरकार की आवश्यकता है। अगर चुनाव आयोग चुनाव चाहता ही है तो अगर आप रैलियों पे रोक लगा दीजिए और मतदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा लीजिए, चुनाव कराए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्याशी को बोल दीजिए कोई 3 लोग जाएंगे उसके साथ, तो ये काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हो सकते। टीवी मोबाइल के जमाने में आपको नहीं लगता कि बहुत आसान है रैलियां करना? आप टीवी पर करिए, मोबाइल पर करिए, आप लोगों को डेडिकेटेड अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है कि आप भीड़ मत लगाइए, आप सिर्फ भीड़ मत लगाइए, कोई नुक्कड़ सभा नहीं करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, मैन टू मैन टच नहीं रहेगा, और प्रत्याशी के साथ कोई 3 लोग चले जाएं और प्रत्याशी घूम ले, ये तो हो सकता है। प्रचार करना है तो 2 लोग तो हो क्यों नहीं रहा है सर? सवाल तो यही है, ये हो क्यों नहीं है? गाइड भाई, हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है वो दुनिया के सबसे अच्छे चुनाव आयोगों में से एक कहलाता है। कई देशों ने ऐसे ही समय पर चुनाव कराए हैं और उनकी सारी गाइडलाइंस बनी हुई है। चलिए सर, समय इतना ही है, मैं रोक रहा हूँ आपसे। शुक्रिया जुड़ने के लिए। और ये हाई टाइम है कि अभी हम समझ जाएं, नहीं तो फिर तीसरी वेव मुहाने खड़ी है और ये कितनी घातक होगी ये कोई नहीं बता सकता अभी। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।